Hello everyone, welcome back to Agricultural Sciences. This is Alok Dwivedi. So dear students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे what is the importance of teaching English and problem faced in learning and teaching it. तो आज का ये हमारा टॉपिक है और ये जो टॉपिक है ये आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उससे लिया गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अराइज हो जाता है ना। तो बेसिकली ये जो लेक्चर वीडियो है आपका ये उनके लिए बेनिफिशियल है जो बीएड बीटीसी या फिर टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं। तो उस इस तरह के एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी नॉलेज गेन करने के लिए कोई भी देख सकता है इसको, सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। देखिए अब हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं डिस्कस करना बिना किसी वक्त गंवाए। और जिन लोगों को ये एजुकेशन वीडियो से कुछ गेन होता है, कोई नॉलेज आपको मिलती है, तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको कैसा लगा। ठीक है, इंटरेक्शंस देखिए होना चाहिए 100% फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एजुकेशन वीडियोस को पाने के लिए, इसी तरह की डिफरेंट डिफरेंट साइंस रिलेटेड और जो आपके जनरल नॉलेज रिलेटेड है, इस तरह के एजुकेशन वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ। और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिएगा जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पर नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी वीडियो अपलोड होगी। तो चलिए अपना हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो डिस्कशन है वो किस पर बेस्ड है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर बेस्ड है एज अ मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज। क्या हमें इसे इंडियन स्कूल्स में इसे पढ़ना चाहिए, क्या इंग्लिश को हमें इंडियन स्कूल्स में पढ़ना चाहिए हमारे भारतीय स्कूलों में, और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है टीचर्स को इसको टीच करने में एज अ फॉरेन लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें देखिए एक बार मैं ये पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ के सुनाता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 100 में से कितना ही परसेंट आपको समझ में आए, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इसको एक बार यहाँ तक रीड करता हूँ, इसका पर्पज़ यही है, एक बार आपको जो देखिए कुछ लोग क्या है कि अब ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये पढ़ाने का तरीका होता है, ठीक है, ये बताने का तरीका होता है जो कि मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ कि कैसे टीचर को पढ़ाना चाहिए इंग्लिश। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। देखिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ, बाकी जो बातें हैं वो तो होती रहेंगी, लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करना ज़रूरी है। देखिए इन इंडिया इंग्लिश इज टॉट बोथ एज सेकेंड लैंग्वेज एंड एज अ फॉरेन लैंग्वेज। इंडिया में बेसिकली क्या है, इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज की तरह हम लोग जो है पढ़ाते हैं, इसको एज अ ट्रीट करते हैं, और एज अ फॉरेन लैंग्वेज की भी तरह हम इसको ट्रीट करते हैं। बेसिकली जो तो टर्म है आपका सेकेंड लैंग्वेज, ये इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये लिंगुआ फ्रांस बन गया है बिटवीन द स्पीकर्स ऑफ वाइडली डाइवर्स लैंग्वेज। But English as a foreign language is meant that English is taught as a school subject or an adult level solely for giving students a foreign language competence। देखिए सेकेंड लैंग्वेज का कहने का मतलब ये हुआ क्योंकि लोग क्या है, हमारे जो इंडिया में डाइवर्स कल्चर है और वाइडली डाइवर्स लैंग्वेजेस जो है बोली जाती हैं, तो ये कहीं ना कहीं सेकेंड लैंग्वेज बन जाती है हमारे इंडियन नेटिव्स की। इसीलिए हम इसको जो है सेकेंड लैंग्वेज की तरह यूज़ करते हैं, या यूँ कहें कि सेकेंड लैंग्वेज बोले। देखिए हमारी प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, पहली लैंग्वेज क्या है, तो हिंदी बोलते हैं, मदर टंग बताएंगे आप। सेकंड लैंग्वेज पे अगर आते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल आपसे इंग्लिश ही बताएंगे। दैट्स वाई इट बिकेम द लिंगुआ फ्रांस। लिंगुआ मतलब टंग, ठीक है, जो टंग में जो चीज़ आपके बैठ गई है वो चीज़। तो एज अ फॉरेन लैंग्वेज कॉम्पिटेंस क्रिएट करने के लिए भी इंग्लिश आपको पढ़ाया जाता है, इसका एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज कॉम्पिटेंस यानी कि आप अपने इंडिया में तो मदर टंग का यूज़ करके बात कर लोगे, चीज़ें आप हैंडल कर लोगे, लेकिन अगर आपको बाय द वे बाहर जाना पड़े, ठीक है, बाई चांस अगर आपको बाहर जाना पड़े, फिर क्या करोगे, आप वहाँ हिंदी में बात करोगे, है ना। और वहाँ पे आप जो है अवधी भोजपुरी और बघेली में तो बात करोगे नहीं, वहाँ बात तो करना पड़ेगा आपको इंग्लिश में ही सर, है कि नहीं। तो दैट्स वाई वी नीड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट और एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन आवर इंडियन स्कूल्स। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर इंग्लिश टीचर टू टीच इन अ सच मैनर दैट डिजायर्ड गोल्स कैन बी अचीव्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब समस्या यहीं पर है, टीचर क्या करते हैं, इसको जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए, जिस मैनर में इसको डिलीवर करना चाहिए, इंग्लिश के जो नॉलेज है उस तरीके से डिलीवर नहीं करते हैं। बेसिकली वो क्या करते हैं, खाना पूर्ति एज अ सब्जेक्ट वर्ड पढ़ा के चले जाते हैं। ठीक है, एक बर्डन क्रिएट कर जाते हैं स्टूडेंट्स पर भी और खुद पर भी, पढ़ाने के ऊपर भी
ठीक है, पढ़ाने में जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, अंदर से जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी, गोल नहीं होगा आपका, तब तक आप मज़े से पढ़ा नहीं पाओगे, ना स्टूडेंट सीख पाएगा उस चीज़ को। बेसिकली इंग्लिश इंडिया में क्या है, इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इंग्लिश possesses द स्टेटस ऑफ मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज का स्टेटस जो है इंडिया पजेस करता है, और इसीलिए स्कूल्स में इसको और कॉलेजेस में पढ़ाया भी जाता है। जो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हैं ये इस पूरे वर्ल्ड में क्या है, स्कैटर्ड है। ठीक है, आपके मदर टंग जो रीजनल लैंग्वेज है वो स्कैटर्ड नहीं होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड, बट जो इंग्लिश है ये एज अ लिंक लैंग्वेज काम कर रही है पूरे वर्ल्ड में, सर्व्स एज अ लिंक लैंग्वेज, है ना। तो इसलिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज को हमारे इंडियन स्कूल्स में जो है पढ़ाना, और इसके बारे में जो नॉलेज है वो डिलीवर करना। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा और समझते हैं बेसिकली किन हेडिंग्स के अंदर हमें ये इम्पोर्टेंस लगता है। ठीक है, क्या हेडिंग्स हैं जिनके अंडर हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं, या यूँ कहें कि बेहतर तरीके से समझा सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में। देखिए, पहला चीज़ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। कैसा इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस कैसे हुआ टीचिंग इंग्लिश का? तो देखो यार, ट्रेड एंड कॉमर्स जब आप करते हो, या फिर पॉलिटिक्स अगर आप सीखते हो दूसरे देश से, जैसे मोदी जी सीख रहे हैं, ठीक है, जैसे मोदी जी क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, वहाँ से कुछ पॉलिटिक्स सीख के आते हैं, उसे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर देते हैं और भारी मतों से जीत जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है जोक्स था, ठीक है, ये जो है बस जस्ट फॉर फन था। तो ट्रेड एंड कॉमर्स एंड पॉलिटिक्स, ये जो आपके फैक्टर्स हैं लाइफ के, तो इनको समझने के लिए, ठीक है, इस चीज़ों को हैंडल करने के लिए, इस चीज़ों के मूवमेंट के लिए हमें चाहिए इंग्लिश। अगर इंग्लिश आपको नहीं आएगी तो ट्रेड एंड कॉमर्स और जो पॉलिटिक्स है ये आप क्या कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है कि आप, भाई देखिए कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन ही अगर नहीं होगा तो आप कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स करोगे, कैसे एक दूसरे की बात समझोगे, कैसे पॉलिटिक्स की समझोगे, है ना। तो एज अ लिंक लैंग्वेज सर्व करती है, वेरी हेल्पफुल इन फोस्टरिंग इंटरनेशनलिज्म एंड कोऑपरेटिंग अमंग द नेशंस ऑफ वर्ल्ड, यानी कि अगर आपको अपने नेशंस के रिलेशंस और जो स्ट्रेटजीज हैं उन्हें भी अगर बेहतर करना है, रिलेशनशिप अगर इंटरनेशनल रिलेशन अगर आपको बेहतर करना है, स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या होगा, इंग्लिश इज़ वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो आई होप इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आप समझिए। अब जैसे मान लीजिए यूएसए वाला है, जर्मनी का है, तो जर्मनी में आप उससे क्या, कैसे मतलब कैसे कह देंगे कि भैया हमको यही सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, इनसे आपको तेल चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, क्रूड ऑयल चाहिए, आप कहोगे भाई हमको क्रूड ऑयल दे दो वो समझ थोड़ी पाएगा आपकी ये बात, क्रूड ऑयल दे दो। जैसे क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में हमें उसको बताना पड़ेगा एज अ लिंक लैंग्वेज, एज अ कॉमन लैंग्वेज, एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज आप इसे ट्रीट करते हो। ठीक है, कहते सारी चीज़ें बताती हैं। तो ये क्या है, काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है हर एक इंडिविजुअल को इसको जानना, और हमारे इंडियन स्कूल्स में इनको पढ़ाना भी। अब कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए, डेवलप्स द साइंटिफिक टेक्निकल एंड कॉमर्शियल रिलेशन विद अदर कंट्रीज, यानी कि साइंटिफिक टेक्निकल एंड जो कॉमर्शियल रिलेशंस हैं वो भी आप डेवलप कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश। तो इस तरीके से ये हमारे कल्चरल के लिए इंपॉर्टेंस हो गया। एजुकेशन इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए, मीडियम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि इंग्लिश कैसा है, एज अ मीडियम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज की तरह एक्ट करता है। अगर आपको मॉडर्न आर्ट्स के बारे में जानना है, साइंस के बारे में जानना है, ह्यूमैनिटीज़ के बारे में जानना है, टेक्नोलॉजी के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें किस में मिलेंगी, इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगी। आप हिंदी में नहीं पाओगे, कोई भी बेहतर बुक होगी, कोई बेस्ट बुक होगी जिसे आप पढ़ना चाहते हो, वो कभी आपको हिंदी में नहीं मिलेगी। हायर स्टडीज़ आप करना चाहते हो, हिंदी में नहीं मिलेगी, इंग्लिश में मिलेगी आपको सिर्फ। तो इसलिए क्या है, एजुकेशन इंपॉर्टेंस भी है इंग्लिश का। नेक्स्ट अगर डिस्कस करें तो ये है आपका वोकेशनल इंपॉर्टेंस। वोकेशनल इंपॉर्टेंस क्या होता है, देखिए, स्टडी ऑफ इंग्लिश एज अ मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज एज अ ट्रमेंडस वोकेशनल इंपॉर्टेंस। अगर मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज की तरह आपको इंग्लिश को पढ़ना है तो इसके काफ़ी ट्रमेंडस इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यानी आपकी जो आपकी अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, तो वहाँ वहाँ भी आप जा सकते हो। देखो मैं आपको बताना चाहूँ तो इंग्लिश बेसिकली 11 कंट्रीज़ में बोली जाती है ज़्यादातर मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे अभी नॉलेज है। अगर गलत है तो आप मुझे बताइएगा, अगर सही हूँ तो फिर करेक्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बेसिकली 11 कंट्रीज़ हैं टोटल जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल के थ्रू। ठीक है, अब बोली तो हर जगह जाती होगी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं,
लेकिन मेजोरिटी जिस लैंग्वेज की है वो 11 कंट्रीज में है इंग्लिश का। ठीक है, तो ये चीज़ है वोकेशनल इंपॉर्टेंस। डिसिप्लिनरी इंपॉर्टेंस देखिए क्या होता है, ये किसी भी जो स्टडी ऑफ इंग्लिश है ये इनेबल करती है पर्सन को कंपेयर एंड कंट्रास्ट गुड एंड बैड थिंग्स ऑफ हिज कंट्री विद दोज ऑफ अदर्स। यानी कि आप ये पता लगा पाते हो कि अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में आपके कंट्री के लिए क्या गुड है और क्या बैड, बाई टेकिंग देयर एग्जाम्पल। उनके एग्जाम्पल्स को देखते हुए समझते हुए, जब तक आप उनकी लैंग्वेज नहीं समझोगे तब तक आप कैसे उनके बारे में जान पाओगे। अगर न्यूज़ चैनल में कहीं इंग्लिश चल रहा है और जिसको इंग्लिश नहीं आती है और वहाँ वो उस कंट्री के बारे में बता रहा है, डिमेरिट्स बता रहा है, क्या क्या समस्याएं हैं वहाँ पर, तो जब आप इंग्लिश भी नहीं जानते हो तो उस न्यूज़ चैनल का जो वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, कन्वे करना चाहता है, उसे आप ले ही नहीं पाओगे, उसे आप ग्रैस्प भी नहीं कर पाओगे। जब रिसीव नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो आप जज ही नहीं कर पाओगे कभी उस एस्पेक्ट के बारे में कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, हमारी कंट्री में वो चीज़ कैसी होनी चाहिए। अब जैसे कोविड के टाइम पे चाइना ने तो खैर, हालांकि उसका पूरा मीडिया जो है जिनपिंग के हाथ में है, तो उस पर तो कोई कुछ कर नहीं सकता, उनका मीडिया तो कुछ बताता नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल ब्रिटेन का हो गया, इंग्लैंड का हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हो गया, ये लोग इन लोगों के बारे में जब कुछ डिस्कशन होता है न्यूज़ चैनल्स पर, तो जब आप तक इंग्लिश नहीं जानोगे, अब जैसे आपका एक चैनल है वायोन, है ना, वायोन है जो इंग्लिश में आपको न्यूज़ डिलीवर करता है, और एक आपका जो है एक और है सी एन एन है आपका जो है, वो भी आपको इंग्लिश में ही न्यूज़ जो है डिलीवर करता है। तो इन सब चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, नॉलेज ग्रैस कर सकते हो, आप इनेबल हो जाओगे कंपेयर करने के लिए चीज़ों को, ठीक है, एट ग्लोबल लेवल। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी के पर्पज से देखिए क्या है, आपने कितनी कितनी चीज़ देखी, अब मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा इंटरनल नेशनल इंपॉर्टेंस, आपने देखा कल्चरल इंपॉर्टेंस, आपने देखा एजुकेशन इंपॉर्टेंस, अब आपने देख लिया वोकेशनल इंपॉर्टेंस, आपने देख लिया डिसिप्लिनरी इंपॉर्टेंस, अब आप समझोगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए इंडिया क्या है, डाइवर्स कंट्री है, कंट्री ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस का है, प्रोविंशियलिज्म यहाँ पर बहुत है, कल्चर बहुत अलग अलग है, हर एक प्रोविंस का एक अलग कल्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है, सेंस ऑफ फननेस डेवलप्ड है, और यही हमारे जो इंडिया को अखंड भारत बनाता है वो यही चीज़, यानी कि डाइवर्स कल्चर डाइवर्स लैंग्वेज के बावजूद भी हम जो है यूनाइटेड, ठीक है। और एक लैंग्वेज है जिसकी वजह से हम यूनाइटेड हैं, वो है हिंदी। इसीलिए हिंदी पर जोर दिया जाता है कि हिंदी को हमारी जो है मदर टंग बनाया जाए, सभी स्टेट्स में हिंदी जो है आनी चाहिए लोगों को। इसका जो मेन एम है इस चीज़ को कहने का, वो यही है कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाना चाहते हैं कि प्रोविंस जरूर अलग अलग है, कल्चर जरूर अलग है, लेकिन वी आर यूनाइटेड, हम सभी यूनाइटेड हैं अपनी लैंग्वेज को लेकर, ठीक है। अब देखिए डिफ़िकल्टीज क्या टीचर फेस करते हैं वाइल टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश, यानी कि बच्चों को जब आप इंग्लिश पढ़ाते हो तो टीचर क्या डिफ़िकल्टीज फेस करता है, और स्टूडेंट्स लर्निंग जब करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की तो उनमें क्या डिफ़िकल्टीज आती है, या फिर टीचर जब लर्न करना चाहता है या जब लर्न करता है अपने टाइम पे तो उसको क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, वो चीज़ आप यहाँ समझिए। देखिए पहला जो आपका है फैक्टर वो है लैक ऑफ प्रॉपर है। भाई टीचर के पास क्या होता है, एग्जैक्टली टीचर नहीं समझ पाता है अपना मेन एम क्या है उसका इंग्लिश को पढ़ाने का। टीचर क्या सोचता है कि आपने पढ़ा दिया, बच्चों ने लिख लिया, ग्रामर ट्रांसलेशन सिखा दिया आपने, कंपोजिशन सिखा दिया आपने, और बस यही एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें आपको पढ़ाना चाहिए, बाकी आप कुछ नहीं पढ़ाना चाहते हो, बस यहीं पे आपकी इंग्लिश खत्म। तो सिर्फ इंग्लिश इतने में ख़त्म नहीं होती, अगर आपने इतना पढ़ा दिया तो बच्चा देखो इंग्लिश पढ़ना सीख जाएगा, और समझेगा तो बहुत ही रेयर, ठीक है, कुछ समझेगा कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि जो इंग्लिश है वो वर्ड के बेसिस पर नहीं समझाई जा सकती जब तक आप सेंटेंस नहीं समझोगे उसको, ठीक है। सेंटेंस क्या कहते हो, आप बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है इंग्लिश को सिखाने का। आप अगर वर्ड के हिसाब से आप सोचोगे इंग्लिश सिखा दोगे तो कभी नहीं सिखा सकते,
ठीक है? अगर पूछा जाए कि इंग्लिश को पढ़ाने की बेसिक यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या है, मूल आधार क्या है, तो वाक्य है। यानी कि बिना सेंटेंस के आप इंग्लिश नहीं सिखा सकते हो। शुरुआत करनी है आपको इंग्लिश पढ़ाने की, तो सेंटेंस के थ्रू ही करो। आप सोचो कि कह दो कि आप जाओ 500 वर्ड याद कर लाओ, 500 शब्द याद कर लाओ डिक्शनरी से और आप इंग्लिश सीख जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप सेंटेंस फॉर्मेशन, वाक्य संरचना नहीं सिखाएंगे उसको, कहाँ पे कैसे क्या बोलना है, किस शब्द का किस वाक्य में क्या मतलब अर्थ निकलता है, तब तक इंग्लिश किसी भी इंडिविजुअल को नहीं आ सकती। ये चीज़ जो है आप समझ लीजिए। तो जो एम है, जो गोल है टीचर का पढ़ाने के प्रति इंग्लिश का, वो गलत है। टीचर को हमेशा ये एम रखना चाहिए कि हमें बच्चे को अंडरस्टैंड करवाना है, इंग्लिश समझानी है उसको, वो बोल सके, वो पढ़ सके और वो लिख सके, इस काबिल बनाना है स्टूडेंट्स को। तब तो आप इंग्लिश को बेहतर तरीके से पढ़ा ले जाओगे, बेहतर तरीके से आप डिलीवर कर लोगे नॉलेज को। अदरवाइज आप नॉलेज को 100% डिलीवर नहीं कर रहे। ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो लैक ऑफ मैथड है, पढ़ाने का सही तरीका। ये भी सीरियस डिफेक्ट है टीचिंग ऑफ इंग्लिश में। टीचर्स क्या करते हैं, प्रॉपर मेथड अडॉप्ट नहीं करते हैं पढ़ाने के लिए। वो बेसिकली एक रिजिड मेथड, यानी कि जो पुराने समय से एक मेथड चला आ रहा है, बाबा आदम के ज़माने से जो मेथड चला आ रहा है पढ़ाने का, वही मेथड अपना रहा है, वही मेथड घिसा पिटा चलाया जा रहा है। कोई चेंजेस नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है। किसी प्रकार का इनोवेशन नहीं पढ़ाने में। तो ये सब क्या है, ये जो रिजिडिटी है टीचिंग मेथड में, टीचर्स के थ्रू जो अडॉप्ट की जा रही है, ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक क्रिएट कर रही है ना। आने वाले जो जनरेशन हैं उनके लिए क्या है, उनको पीछे ले जा रही है वो, है ना। हालांकि जितने जनरेशन आप आगे जाओगे उतना आपको बेहतर बनना पड़ेगा, उतना आपको कॉम्पिटेंट बनना पड़ेगा, लेकिन ये जो रिजिडिटी है टीचिंग मेथड में, ये आपको पीछे ले जाएगी। तो टीचर्स एक बहुत, ये कहें, वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट के ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए हैं। तो जो मेथड ऑफ टीचिंग है ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट होना चाहिए, और डिफरेंट एज ग्रुप के लिए भी डिफरेंट तरीके से इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है, प्रॉब्लम, वो है लैक ऑफ गुड बुक्स। देखिए, अच्छी किताबें अगर अवेलेबल नहीं होंगी मार्केट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप उन चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ नहीं पाओगे। अब मेन डिफेक्ट क्या होता है बुक्स में, वो मैं आपको बता दूं। तो जो ग्रेड ऑफ वोकेबलरी और जो स्ट्रक्चर है, ये भयानक होते हैं। मतलब इस तरीके के आप किसी बुक में देखोगे, इतने शानदार शानदार वर्ड, इतने खतरनाक वर्ड कि बच्चा अगर समझने में लग जाएगा और डिक्शनरी खोल के बैठा रहेगा एक साइड कि क्या ही लिखा है इस किताब में। इस तरीके का स्ट्रक्चर और इस तरीके के वोकेबलरीज ग्रेड की जो है यूज़ की जाती हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपने। अगर ऐसा करोगे तो वो एक साथ डिक्शनरी पढ़ता रह जाएगा, वो मैटर क्या समझेगा जो आप समझाना चाहते हो उस बुक में। तो मोस्ट ऑफ द ऑथर्स क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंस देते हैं सब्जेक्ट मैटर टीचिंग पर। ये लैंग्वेज पर नहीं ध्यान देते हैं कि हम लैंग्वेज क्या लिख रहे हैं। मतलब सब्जेक्ट मैटर आपको लिखना है। मतलब आप देखो कि मैंने अक्सर देखा, जो यूपीएससी की राइटिंग करते हैं, मैंने उनको अक्सर देखा है, जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, उनका जो लिखने का तरीका होता है, मैंने देखा वो लैंग्वेज पर नहीं जाते। वो लैंग्वेज उनकी आप कहीं समझने की कोशिश करिए तो आप लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे कि उन्होंने क्या लिखा है। वो सब्जेक्ट मैटर, यानी कि बस आपको टच देगा। मतलब जो चीज़ वो समझाना चाहते हैं उसका टच आप उसमें से ले पाओगे, एग्जैक्टली आप समझ नहीं पाओगे वो क्या लिखना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। हालांकि सब नहीं करते हैं ऐसा, कुछ लोग हैं। मतलब मैंने 100 लोग अगर देखे हैं, अगर 100 का एग्जांपल लिया जाए तो मैंने 60-70% लोग देखे हैं जो इसी तरह करते हैं। उनकी लैंग्वेज नहीं डिफाइंड होती है उनके आंसर में, तो समझाना क्या चाहते हैं बेसिकली। हाँ, आप सम, आपके पास नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप समझ जाओगे क्या कहना चाहते हैं वो। लेकिन नॉलेज नहीं जिसको, वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा, अपना सिर पटक लेगा। तो ये चीज़ है। तो क्या होना चाहिए, अनकंट्रोल्ड स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए बुक का। हैक एंड जो, यानी कि भयानक तरीके से एक्सरसाइज दे दिया आपने, ठीक है, एक्सरसाइज ही लड़का कर रहा है 1 हफ्ते तक। मैटर जो पढ़ा था वो भूल ही गया, एक्सरसाइज में लगा हुआ है। तो ये सब क्या है, ये सब गलत है। ये लैक ऑफ गुड बुक्स के जो है फैक्टर्स हैं। अनडिजायरेबल पिक्चर्स आप डाल देते हो, जो सफिशियंट रिपीटिशन ऑफ न्यू वर्ड्स है, उन्हीं को आप डाल रहे हो बार बार से, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स हो रहा है। ठीक है। तो अनसफिशियंट इनसफिशियंट रिपीटिशन नहीं करना है आपको। जो सफिशियंट रिपीटिशन है न्यू वर्ड्स का, उन्हें रिपीट कीजिए, जिससे कि बच्चा क्या हो, उनको एक्नॉलेज करे। ठीक है। अब ये नहीं कि आप
एक शब्द आपका जो है वो किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को डिफाइन करता है, अब अगला जो है उसी पर्टिकुलर चीज़ को जिसको डिफाइन करता है एक नया वर्ड आप ले छाप दो। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं कर रहा। अब जो है फॉर सपोज मान लीजिए कहीं डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट माने हार्ड हुआ, कहीं आपने हार्ड लिख दिया, कहीं कॉम्प्लेक्स लिख दिया, कहीं रिजिड रिजिड लिख दिया। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक ही मतलब सभी का एक है, लेकिन अलग अलग आप जो है वर्ड यूज़ कर ले रहे हो अलग अलग जगह। ठीक है, तो एक सेम मीनिंग निकालने के लिए, तो इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाएगा। अब जिसको नहीं पता ये सारी चीज़ें, वो तो क्या करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो डिक्शनरी लेके बैठा रहेगा, जो कंटेंट है उसको कभी समझ ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़ें समझाने का मतलब डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। अब जो सिस्टम है एग्जामिनेशन का ये डिफेक्टिव है। कैसे? तो स्टूडेंट्स जो होते हैं ये नहीं, ये जो एग्ज़ाम है ये स्टूडेंट्स को टेस्ट नहीं करता इसके हिसाब से कि वो कितनी इंग्लिश समझ रहे हैं, कितनी इंग्लिश बोल पा रहे हैं, ठीक है, कितनी इंग्लिश अगले जो बोल रहा है उनसे उसको समझ पा रहे हैं। तो ये चीज़ के ऊपर एग्जामिनेशन नहीं होता, रिटन एग्जामिनेशन होगा। क्वेश्चन आंसर लिटरेचर में आपको दे देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, खत्म कहानी। तो ओरली जो है टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सब्जेक्ट को जब आप पढ़ाते हो। जूनियर एंड सीनियर क्लासेस दोनों में ओरल टेस्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल पाए इंग्लिश सब्जेक्ट में। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ग्रामर। अब कुछ लोग ग्रामर नहीं समझ पाते हैं, ये बड़ी समस्या है। तो ये किस चीज़, इसका जो फैक्टर है किससे कनेक्ट हो रहा है, ये टीचिंग मेथड के ऊपर कनेक्ट हो रहा है। अब इसके दो फैक्टर हैं, एक लिंग्विस्टिक और एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। यानी कि अगर आप रीजनल लैंग्वेज पे ज़्यादा प्रभावित हैं, आपको रीजनल लैंग्वेज में आप सब कुछ समझना चाहते हैं, ठीक है, आपको इंग्लिश इतनी जमती नहीं है, आपका माइंडसेट ऐसा है कि अरे यार इंग्लिश क्या, हमारा भोजपुरी बढ़िया है, हमारा अवधी बढ़िया है, वहाँ इलाहाबादी बढ़िया है, ठीक है, मराठी बढ़िया है, गुजराती बढ़िया है। तो ये क्या है, माइंडसेट आपने बना लिया, इंग्लिश आप कभी नहीं सीख सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कभी नहीं होगा, ठीक है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आपका कभी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर लैंग्वेज, आपको बायलिंगुअल रहना चाहिए, ठीक है, बायलिंगुअल रहो, दोनों चीज़ें सीखो आप, जिस चीज़ को आप सीखना चाहते हो, जो चीज़ आगे आपको काम आने वाली है उसको ग्रैस्प करो। मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज तो आपको हमेशा ही आपके घर पे मिल जाएगी, उससे क्या ही बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। लास्ट, अब देखिए ये आपके 3 फैक्टर हैं जिन्हें आप और समझ लीजिए। ठीक है, ये लास्ट है आपका, इसके बाद ये आपका टॉपिक फिनिश्ड। और इतना अगर आप लिख के आ गए किसी एग्जाम के में आंसर में, 100 में से 100 कोई नहीं रोक सकता है भाई। चलो ये कोई समझ लीजिए आप। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ट्रू फंक्शन ऑफ ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन का ट्रू फंक्शन क्या है ये नहीं समझ पाते हैं बहुत लोग, ना टीचर समझ पाता है। देखो ट्रांसलेशन जो है वो लिटरल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वर्ड्स कभी भी कोई डेफिनेट मीनिंग से नहीं बताते, किसी भी वर्ड की कोई डेफिनेट मीनिंग नहीं होती, इनकी जो मीनिंग है ये चेंज होती रहती है वर्ड के हिसाब से, किस तरीके से उनको कब यूज़ किया जा रहा है, किसके आगे पीछे, उसके हिसाब से वर्ड भी चेंज हो जाता है। तो टीचर को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो क्लास में घुसा और ट्रांसलेशन शुरू, ठीक है, पहले उनको क्या करना है, पहले आप लोगों को उनके मेथोडोलॉजीज लाइए, उनको एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है, वर्ड्स समझाइए, वाक्य संरचना समझाइए, उसके बाद आप जो है आगे बढ़ाइए ट्रांसलेशन के लिए। डायरेक्ट ट्रांसलेशन पे पढ़ाओगे और सोचो कि इंग्लिश समझ रहा लड़का, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना। अब देखिए लैक ऑफ फैसिलिटीज। ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, टीचर्स इज अनेबल टू पे अटेंशन टू द ईच इंडिविजुअल। अब ये तो बहुत बड़ा समझ लीजिए कि फैक्टर है आज की डेट में। अब जैसे आप एलन इंस्टीट्यूट देखिए, पांडे क्लासेस, पांडे क्लासेस तो अपना जानते होंगे, और मतलब कोई भी बड़ी कोचिंग देखिए आप, कंपटीशन कॉम्पिटिटिव रिलेटिव होगा, कॉम्पिटिटिव रिलेटिव वो हो, ठीक है, तो आप देखेंगे क्या 250 बच्चे बैठे हैं, 150 बच्चे बैठे हैं क्लास में, और एक टीचर पढ़ा रहा है, पीछे रेडी लगी है, लड़के अपना पीछे मस्त है मोबाइल चला रहे हैं, इधर उधर पंचौरा में लगे हैं, फलाने आज कहाँ मिलोगे कहाँ नहीं मिलोगे।
तो इस तरीके की चीज़ें क्या है, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएँ कम है, पैसे ज़्यादा लेना चाहते हैं टीचर। इस तरह में कभी पढ़ाई नहीं हो सकती, ठीक है? इस तरह में पढ़ाई नहीं हो सकती। अब आप कहोगे नहीं सर हम तो पढ़ लेते हैं बढ़िया, भाई देखो सब पाँचों उँगलियाँ तो बराबर होती नहीं। 10 में से 2 पढ़ लेंगे तो क्या ही रिज़ल्ट आपको मिला। जब तक 10 में से 10 ना मिले, 10 में से 9 का रिज़ल्ट ना मिले, तब तक वो चीज़ आपकी जो है सैटिस्फैक्टरी नहीं है। तो माना उसी को जाएगा जो सैटिस्फैक्टरी होगा, है ना? एक्सेप्शन तो हर जगह होता है। तो ये ज़रूरी है कि टीचर हर एक इंडिविजुअल, हर एक स्टूडेंट पर क्या करे, अटेंशन दे पाए और हर एक स्टूडेंट का अटेंशन ले भी पाए। ये बहुत ज़रूरी है। और जो रीजनल लैंग्वेज है, जो लिंग्विस्टिक माइंडेड हैं, उनको भी टीचर उसी हिसाब से समझाए जिस हिसाब से वो समझ सकते हैं, ठीक है? ऑडियो विजुअल एड्स होने चाहिए जिनकी हेल्प से टीचर और बेहतर तरीके से समझा पाए, ठीक है? ऑडियो का यूज़ करें, विजुअल का यूज़ करें, पिक्चर्स यूज़ करें, जिससे कि टीचर और बेहतर तरीके से बच्चों के माइंड में इंसर्ट कर पाए जो नॉलेज इंसर्ट करना चाहता है टीचर। थर्ड है आपका प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज, यानी कि स्कूल में क्या होता है कि जो चाइल्ड है उसे हम कम से कम 3-4 लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, 3-4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। बच्चा क्या करता है, कम से कम 3 भाषाएँ सीखता है अपने जीवन में। पहली पहली सीखता है वो हिंदी, ठीक है? क्या सीखता है? हिंदी। फिर दूसरी क्लासिकल लैंग्वेज जैसे आप बोलते हो संस्कृत, ठीक है? तीसरी भाषा जो वो सीखता है वो रीजनल लैंग्वेज आती है उसकी मदर टंग। चौथी भाषा आती है इंग्लिश। इंग्लिश को छोड़ने के बाद ये आपके 3 लैंग्वेज है जिसे बच्चा सीखता है अपने जीवन में। अब समझ लो ये तीनों लैंग्वेज सीखने के लिए किसी एक नन्हे-मुन्ने से बालक को कितना बर्डन, हैवी बर्डन हो जाता है उसका, है ना? हिंदी भी सीख रहा है, संस्कृत भी सीख रहा है और अपने रीजनल लैंग्वेज भी सीख रहा है बोलना। अब समझ लीजिए कितना हैवी बर्डन हो गया उसके ऊपर। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये जो प्रॉब्लम है मल्टीपल लैंग्वेज का है, इसको कम करना चाहिए, है ना? इससे क्या होगा, ईज़ ऑफ लर्न हो पाएगा, ईज़ ऑफ लर्निंग लैंग्वेज आपकी पॉसिबल हो पाएगी। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए हैं, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। और अगर कोई भी डाउट परसिस्ट करता है फिर भी तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहाँ पर आप पिन डाउन करें अपना क्वेरी, सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए और अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को जरूर टैप कर लें जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी वीडियो अपलोड होंगे, ठीक है? और सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं, जो लिंक हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो यहीं पर अपना सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।